उसमें एक जो मेरे पास आया, सबसे पहले मैं एक बार रिकैप दे देती हूँ तो उससे तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाएगा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, जो हमारी सोशल वेलफेयर के लिए होती है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उनके जो मेन अकाउंट्स हैं वो 3 होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट विच इज इक्विवेलेंट टू कैश बुक, 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट which is equivalent to profit and loss account, same on the accrual basis, and the third one is balance sheet. हमें रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे प्रिपेयर करना है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पर, बैलेंस शीट में पोजिशनल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर इसमें हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं जैसे कि सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा अमाउंट विच इज पेड बाय मेंबर्स रेगुलरली, तो ये एक तरह की रिवेन्यू रिसिप्ट होती है, बिकॉज दिस इज मैंडेटरी बाय द मेंबर्स। आपको अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है, जैसे कि स्कूल की फीस है, तो आपको हॉस्पिटल में आप देते हो, जो भी पैसे देते हो, स्पोर्ट्स क्लब में जाते हो, वहाँ पे आप पैसे देते हो, तो आप वहाँ के मेंबर बने रहना चाहते हो ना, इसीलिए आप दे रहे हो। तो ये एक कंपलसरी पेमेंट है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज को, बेनिफिट्स को लेने के लिए मेंबर्स पे करते हैं। पर अगर सब्सक्रिप्शन हमें स्पेसिफिक रीजन के लिए मिलता है तो हम ये कहते हैं कि वो एक कैपिटलाइज किया जाएगा। कैपिटलाइजेशन वर्ड जब भी आएगा तो उसका मतलब है कैपिटलाइजेशन इज टू बी शोन एट द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। फिर हमारे पास सेकेंड थिंग आती है डोनेशन। डोनेशन मेंबर्स भी पे कर सकते हैं, नॉन मेंबर्स भी पे कर सकते हैं। डोनेशन बिल्कुल विलिंगली पे की जाती है, इसमें कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि ये कंपलसरी पे करनी है। डोनेशन जनरल भी हो सकती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है। जनरल डोनेशन को बहुत स्मॉल अमाउंट है अगर, तो हम जनरल डोनेशन को रिवेन्यू रिसिप्ट लेते हैं, लेकिन अगर लार्ज अमाउंट है तो हम उसे कैपिटलाइज कर लेते हैं, बट स्पेसिफिक डोनेशन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इसमें आती है लेगेसी। लेगेसी जो आउट ऑफ विल कोई पर्सन अपना उस इंस्टीट्यूशन को देके जाता है। मान लो मैंने कह दिया कि मेरा घर मेरे बाद इस एनजीओ को दिया जाए, तो इस तरह से होता है। ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एक लाइफ मेंबरशिप फीस होती है, एंट्रेंस फीस होती है। Life membership fees when one time payment made by the member, and entrance fees the fees at the time of admission of a person in that organization, that is also one time payment because it is one time payment by one person in a life, admission fees as well as life membership fees. Therefore on that ground it should be capitalized because it is not recurring by that person, but because we are preparing accounts on the basis of, on the point of view of firm organization, so organization is receiving these money regularly from different people, so on that ground it can be treated as a revenue receipt, but हमें इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, हमें हमेशा मेंशन होगा, बस आपको पता होना चाहिए if it is treated as revenue receipt then we show it at the income side of income and expenditure account. If it is treated as a capital receipt, then it should be shown at the balance sheet at the liability side, ठीक है। इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड होती है, बिल्कुल सेम वैसे ही चलता है। फिर हम लोगों ने अकाउंटिंग किया था। अकाउंटिंग में हमने कहा जो भी अकाउंटिंग हम करेंगे उसमें हमारा सारा फोकस करंट ईयर पर होगा। कोई भी आइटम हो, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, जो भी करंट ईयर का नहीं है वो हटा देंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है। Only revenue receipts and revenue expenditures are shown. Therefore, if any amount shown related to previous year or next year, that should be deducted. Just focus on current year. Okay? Got it? इसके बाद
हमने नेक्स्ट अकाउंटिंग में जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग थी वो थी फंड अकाउंटिंग, जो तुम कह रहे हो कि एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। चलो फंड अकाउंटिंग करते हैं। एडमिशन फीस जो होती है वो लाइफ टाइम फीस में नहीं ऐड नहीं होती, मतलब दोनों का नेचर सेम होता है। इनमें से कोई एक भी होता है या फिर मैंने एडमिशन लिया तो मैं एडमिशन फीस दी, बाद में अब देखो फंड अकाउंटिंग, फंड हमेशा किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है। क्योंकि ये किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन रहा है तो ये हमेशा ही कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज होता है मतलब ये हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमारे पास जो भी है, सपोज हमने कहा मैच फंड है, ठीक है, हमने कहा ये हमारे पास मैच फंड है। हमें मैच फंड से रिलेटेड किसी भी तरह की रिसिप्ट्स हो रही हैं जो स्पेसिफिकली इस फंड के लिए है। हमें इस मैच फंड के लिए कोई भी डोनेशन मिल रही है, हमें इस मैच फंड के लिए किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, हमें इस मैच फंड से रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट हो रही है, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है, हम इसमें ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन। भाई जैसे मैंने कहा ना, सब्सक्रिप्शन टर्म का मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट पेड बाय मेंबर्स रेगुलरली, लेकिन एक स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन होता है जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है, तो ये वो स्पेसिफिक पर्पस है कि मैच के लिए दिया। डोनेशन तो कोई भी दे सकता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन मेंबर्स ही देंगे, ये डिफरेंस हो गया ना। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब मैंने कोई भी फंड जनरेट किया, मैंने मान लो मेरे को लगा कि फेयरवेल का मुझे फंड बनाना है, तो क्या तुम कॉमर्स के बच्चे हो, अगर मैं फंड बना के अपनी गुल्लक में डालती रहूँ फंड बनाना है, फंड गुल्लक में, तो क्या वो फीजिबल है, मतलब क्या वो सही है? बजाय इसके मुझे बैंक में पैसे नहीं जमा करने चाहिए कि अगर मेरे 4 महीने बाद भी वो होना है इवेंट, तो मेरे को 4 महीने का इंटरेस्ट तो मिलेगा, चाहे थोड़ा सा ही मिले, बट थोड़ा तो मिलेगा। यहाँ गुल्लक में पैसा पड़ा क्या कर रहा है ना, कायदे की बात। तो हमने क्या कहा कि हमने मैच फंड इन्वेस्टमेंट कर दी, ये हमने मैच फंड इन्वेस्टमेंट कुछ कर दी। अब इस इन्वेस्टमेंट पे कुछ इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ होगा या कुछ हो सकता है एक्रूड भी हुआ हो, तो जो कुछ भी इंटरेस्ट है, चाहे वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, चाहे वो इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, हमने फंड में ऐड कर दिया, क्योंकि वो इंटरेस्ट इनकम से हमारा फंड ही बढ़ेगा। ये हम उस, ये नहीं कि हमने इन्वेस्टमेंट की उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर लिया, हमने उस फंड के पैसे को जहां में इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम रिसीव होगी वो फंड में ही जाएगी। अगर एनपीओ है, हमें एक चीज़ पता है कि अब तो कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका करंट अकाउंट रहता है बैंक में, तो इंटरेस्ट तो हट गया फिर। क्या मतलब? करंट अकाउंट को कोई इंटरेस्ट नहीं हमारे पास आता ना, तो बैंक में जाते हैं, और जितने भी ये एनपीओ या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका करंट अकाउंट होता है, तो उस पर इंटरेस्ट हमारा हट हम गया। उस इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहे, हम उस करंट अकाउंट की बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि मैंने अगर मैच के लिए एक फंड बनाया, तो मैं इस फंड को मैंने इन्वेस्ट किया बैंक में कि मैंने 3 महीने की एक टर्म डिपॉजिट करा दी 90 डेज वाली, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा। हम इसमें डेबिट बैलेंस होता है किसका? मैच फंड का। फंड का फंड्स कभी भी डेबिट बैलेंस के नहीं हो सकते। तो फिर डेबिट साइड कहाँ लिखा है? मैंने कहा ना बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अच्छा बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है। मैंने
सबसे पहले ये तो बताया ऐसे में कि जानती हूँ, ये 5 स्पेसिफिक है तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आएगा और ये एसेट साइड है। तो अब जो ये इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, ये एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ हो गया, समझ में आई बात। तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल, इसे हम कहेंगे टोटल अवेलेबल फंड, ठीक है। इसमें से हमने लेस कर दिया एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, और ये हमारा फाइनल अमाउंट आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, टोटल अवेलेबल फंड्स मान लो 5 लाख है, मेरे एक्सपेंसेस 5,20,000 है, तो जो 20,000 एक्स्ट्रा मेरे पास है वो मैं इनकम एक्सपेंडिचर में शो कर दूंगी। ऐसे ही अगर मान लो मैंने ये फंड किसी कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया, मैच फंड ना होता, पेवेलियन फंड होता, मान लो ये मैच फंड ना हो के पेवेलियन फंड होता, तो मैं क्या करती, पेवेलियन की कंस्ट्रक्शन हो रही है ना फिर तो जितना कंस्ट्रक्शन हो गया वो मैं यहाँ से माइनस कर देती, क्योंकि मेरी कंस्ट्रक्शन हो गई, मुझे उस फंड की अब जरूरत नहीं है, मैंने माइनस कर दिया और उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। कैपिटल फंड क्या है, जनरल फंड है विच कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस। जैसे कि हम प्रॉफिट्स को ऐड करते हैं कैपिटल में, ऐसे ही इनकम एक्सपेंडिचर से जो सरप्लस आता है उसे हम ऐड करते हैं कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड इज एक्यूमुलेशन ऑफ सरप्लसेस ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भी ऐसा फंड है जो किसी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए बना है उसको हम स्पेसिफिक फंड से माइनस करेंगे और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो ये हमारा सारा फंड अकाउंटिंग है, गॉट इट। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। आज हम करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे, ठीक है। आज हम पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद कल आप लोग फिर OTQs जो है MCQs वो करके लाएंगे, जितना करके ला सकते हो, क्योंकि कल हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 80 NPO तुम्हारे पास क्लासरूम पे आया होगा, 80 NPO उसे ओपन कर लो। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखो, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप लोगों को 12th तक जिन चीज़ों के लिए बहुत डांट पड़ी है, अब आपको वो करने से डांट पड़ेगी, जिन चीज़ों के लिए ना करने से। जैसे कि नो फॉर्मेट्स, नो फुल फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स करो फटाफट से, बस आपको आंसर निकालना है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं हो रही तो नो प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालना है, फटाफट से प्लस माइनस किया और निकाल लिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया फटाफट से, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या ऐड प्लस कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपके लिए अब क्योंकि स्पीड पे काम करना है और एक्यूरेसी पे काम करना है, तो हमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा कि हमने क्या काम किया है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं ABCD में से आपने क्या मार्क किया है और नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं आपकी, तो आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसमें एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेशनरी का है तो मैं उसका फॉर्मेट यहाँ फिर से बनाती हूँ, फिर आप लोग इसके क्वेश्चंस ट्राई करोगे। जैसे कि अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, या कोई भी कंज्यूमेबल हो इस क्वेश्चन में, क्योंकि स्टेशनरी है तो मैं स्टेशनरी लिख रही हूँ। ये रिसिप्शन पेमेंट के अकॉर्डिंगली आ जाता है। इसमें मैंने ऐड किया क्रेडिटर्स एट द एंड और लेस किया क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग।
लॉजिक क्या है कि हमें अप्रूवल बेसिस पे काम करना है, जो क्रेडिटर्स एट द एंड है वो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, इसलिए हम उसे ऐड कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और ये आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है, ठीक है ना। फिर हमने ऐड किया एडवांसेस ऑफ इन द बिगनिंग, क्योंकि ये प्रीपेड है प्रीवियस ईयर के जो हमारे करंट ईयर से बिलोंग करते थे, और लेस किया एडवांसेस एट द एंड, क्योंकि ये प्रीपेड है करंट ईयर के जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करते, हमें एक्रूअल बेसिस पे काम कर रहे हैं ना, तो ये सब करके हमें टोटल परचेजेस आ गई। हाँ, अब इसमें जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं, दो तरह के अमाउंट पे करते हैं, एक हम कैश परचेजेस करते हैं और एक हम अमाउंट पे टू क्रेडिटर्स करते हैं। तो ये टोटल परचेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें हमने ऐड किया ओपनिंग स्टॉक, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ गई कंजम्पशन, जो कि आप इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड पे शो करेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मेट दिया है, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा फॉर्मेट यूज ही हो, और जैसे कि मैंने कहा कि फॉर्मेट मैटर ही नहीं कर रहा आपके लिए, तो आप लोग सिर्फ फॉर्मेट को ध्यान में रखो, शॉर्ट में लिखो, आपको लॉजिक समझ में आ जाए तो आप ओरली भी कर सकते हो, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, स्पीड के लिए कैलकुलेटर अभी भी मत यूज करना, ठीक है। एक बार ग्रेजुएशन में पहुंच जाओ फिर कैलकुलेटर यूज करना ऑफिशियली, ठीक है। चलो अब इसके बेसिस पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 करो पहले। इसमें हमने एडवांसेस वो क्या एडवांसेस एट द एंड लेस क्यों करा ऊपर? क्योंकि एडवांसेस एट द एंड का मतलब हो गया कि हमने कितने इस साल प्रीपेड किया है, जो हम इस साल प्रीपेड करेंगे वो इस साल से रिलेटेड है ही नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है ना, इसलिए ट्राई करो। उसका क्या करते हैं, मतलब इनमें से तो माइनस, देखो मैं इसका ई पार्ट ही डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि पहले 4 पार्ट्स के आंसर तो सबके मैच कर गए हैं। ई पार्ट में आया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्रेडिटर्स 95 एडवांस पेड कैरी फॉरवर्ड 94 अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी इज 1080, ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें दिया हुआ है 300, ये हो गया 300। फिर हमें दिया है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी इन द बिगनिंग, क्रेडिटर 1 जनवरी, तो ये हो गए 200, क्योंकि हमने इस पिछली बार के क्रेडिटर्स इस साल पे किए होंगे, ठीक है। फिर एडवांस पिछले साल का जो एडवांस था वो हमारा करंट ईयर से बिलोंग करता था, तो ये हमारा माइनस हो रहा है, ये हमारा प्लस हो रहा है। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 20 था, ये हमारा प्लस हो रहा है। फिर आगे एडवांस 20 अमाउंट पेड हमने ले लिया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग स्टॉक हमारा ये माइनस हो रहा है। फिर क्रेडिटर्स एट द एंड 130, ये हमने पे तो करना ही थे ना, हम एक्रूअल बेसिस पे काम कर रहे हैं तो पे तो करना ही था, ये हमें 130। और एडवांस जो हमने करंट ईयर में पे किया दैट डजंट बिलोंग टू करंट ईयर, दैट्स व्हाई इट शुड बी डिडक्टेड, दैट इज 30। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से हमने 70 माइनस किया 1010 और 10 और माइनस किया तो 1000 और
इसको हमने माइनस किया तो 1250 किसका आ रहा है? मेरा अस्मी इज द विनर। तो तेरा डाउटफुल क्यों थी अपने डिसीजन को लेकर? नहीं, मैं थर्ड क्वेश्चन पे बोल रही थी। गॉट इट? हमने 20 क्यों ऐड करा? कौन सा 20? ये एडवांस इन द बिगिनिंग। बिगनिंग में जो एडवांस दिया पिछले साल यानी कि जो एडवांस दिया वो हाँ। करंट ईयर से बिलोंग करता है ना। मैंने तो ऐड भी करा फिर मेरा क्यों गलत बैठा? बट अगर हमने एडवांस में कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ ना तो अगर हमने एडवांस दिया है लास्ट ईयर तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में पहले से मतलब ओपनिंग स्टॉक में इस साल की इंक्लूडेड होगा पहले से। अरे 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 कहाँ पहुँच गया? और अरे वो क्रेडिटर्स है वो स्टॉक है इन दोनों का। वो ऊपर हमने पहले सारा फाइनेंशियल मामला सुलटाया। अच्छा वो क्रेडिटर्स वाला। हाँ वो उससे हमारी परचेजेस से मेरा विवाद आई। ठीक है। एक जो 2003 में ये एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 5 रुपीस ये तो इग्नोर मारेंगे। अच्छा हाँ अब आवाज है इस क्वेश्चन में अब कोई डाउट नहीं रहा ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सब्सक्रिप्शन का है। हाँ इग्नोर कुछ मत मारो, सबको पूरी इज्जत देनी बहुत जरूरी होती है। 5 रुपए का ऐसे क्यों सुना? क्या 5 रुपए का है? 5 रुपए का मतलब 5 क्या है? into 5 1 रुपया भी इम्पोर्टेंट होता है। इज्जत 1 रुपये को भी देनी पड़ती है। 2500 ऐड हो जाएगा। 2500 ऐड हो जाएगा सब। देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है। अंदर को भी बता रही है। सुनो 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 यही तो सुनते ही नहीं। हाँ क्या हुआ? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या पूछ? How the item subscription is shown in the amount in the income and expenditure account. अगर तुमसे कुछ नहीं लिखना इसमें बिना लिखे होगा मैं बता रही हूँ सुनो। अगर तुमसे इसमें सिर्फ ये मांगा है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना शो करेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर में क्या शो करते हैं? बैलेंस शीट वाला ना नहीं प्रॉफिट एंड लॉस वाला। इनकम एक्सपेंडिचर में हम वो शो करते हैं जितना अमाउंट हमें मिलना चाहिए है ना, जितना मिलना चाहिए। 500 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 5 रुपए दे रहा है तो हमें कितना मिलना चाहिए? 2500। This is answer. जो इग्नोर करना था वही आंसर है। हाँ तो अगर हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स बोलते तो अरे तब की बात और है, आपको बनाने को तो कभी आएगा ही नहीं ना। मैं तुम्हें एमसीक्यूज का ट्रिक बता रही हूँ। तो ये सब कब काम आता? अगला के पॉइंट इन्होंने कहा एंड बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट में कितना शो करना है? अच्छा 1998 की हमें बैलेंस शीट जो 1998 की है उसकी ये जो एक्सट्रैक्ट है इसकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कितना करना है और असेट पे कितना करना है ये तुम्हें बना के दे देंगे। उसमें मिसिंग फिगर की बात देंगे तो हमें हमेशा यहाँ पे करना होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट्स में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक्रूड इनकम है। और यहाँ पे शो करना होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन जो लायबिलिटीज में है। अब हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि टोटल कितना है। देखो अब यहाँ पे कहानी देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 40, पिछले साल का हमें 40 मिला था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2050, करंट ईयर का हमें कितना मिलना चाहिए था? 1998 का 2500 मिला कितना? 2050, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया 450। फिर आया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर, एडवांस कितना मिला? 260। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज आउटस्टैंडिंग था तो उसमें से हमें 40 मिल गया तो यानी कि 1997 का 10 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। खत्म कहानी। बाकी के 200 कौन से 200? बैलेंस ऑफ वेट है। तो हमने बैलेंस को तो बिठाना ही नहीं, एक्सट्रैक्ट है मेरे भाई, एक्सट्रैक्ट। सॉरी ओके तो 10 6 क्वेश्चन में है कि हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017। यानी कि हमारा जो करंट ईयर है वो 31 मार्च 2017 है। हमें इस पे फोकस रखना है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर टोटल हमें मिला 10,000, 2,20,000 और 3,000। हमारा फोकस 2016-17 वाले पर है कि 2,20,000 है और हमें उन्होंने बोला
कि इस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो 5000 है, तो हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। मतलब हमें देखना है कितना इस ईयर में मिलना चाहिए। बट जो हमें एडवांस में मिलेंगे 3000 नेक्स्ट तो वो ईयर तो का, उन्होंने अलग से दिया हुआ है ना। हाँ तो इसमें माइनस होगा क्योंकि इस क्यों ईयर करना के है? हैं कि वो बैलेंस तीनों का अलग अलग ईयर का दिया हुआ है उन्होंने। अगर चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव, मान लो तुम्हें, चलो अब तुम्हारा ये वाला डाउट क्लियर कर देते हैं। ये रिसिप्शन पेमेंट है, इसमें हमें 2 सब्सक्रिप्शन, ये रिसिप्शन पेमेंट्स हम बना रहे हैं 31 मार्च 2024 का। हमें 3 लाख का सब्सक्रिप्शन मिला, ठीक है। हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024। हमें यहाँ पे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500 और यहाँ दिया हुआ है 800। यहाँ दिया हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन 400 और ये दिया हुआ है 300, ठीक है। हमें ये दिया हुआ है। अब हमें अगर इनकम एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, ये वाला एडवांस प्लस करेंगे और ये वाला माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो करंट ईयर का है हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। हमारा करंट ईयर का क्या है? पिछले साल जो एडवांस मिला वो इस साल के लिए है, लेकिन इस साल जो हमें आउटस्टैंडिंग है वो भी करंट ईयर का है, तो हमने इन सबको ऐड कर दिया, उनको माइनस कर दिया। तो कायदे से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आया? 3 लाख प्लस 400 करके 3 लाख 400, ये आएगा ना, ये आएगा ना हमारा। अरे मैंने तो इन सबको कैलकुलेट करे ना, 500 और 300, यही तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स करे ना। 800, ये 800 प्लस 9 कैंसिल आउट कर दिया, 400। समझ रहे हो? इस तरह से हमारे क्वेश्चंस चलेंगे आगे, आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो इसमें 2017-18 का कुछ नहीं कोई है। रोल ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें पूरी बैलेंस शीट रिसिप्शन पेमेंट वाला अकाउंट पूरा उन्होंने बना के दिया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7? हाँ, और बोल रहे थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी, तो कैसे तो करेंगे? ये मैं करके दिखा रही हूँ। मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 मैं तुम्हें करके दिखा रही हूँ, निकालो। अब देखो, अगर लास्ट प्रेजेंट करंट ईयर का मुझे लास्ट 2 साल से मिल रहा है एक इंटरेस्ट, ठीक है, मैं वो भी इंक्लूड करूँगा अपने में। जैसे कि अगर मैं 2023 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे उसका इंटरेस्ट मिल रहा है 2021 में भी, 2022 में भी। तो 2021 में 2021 का मिला है, 2022 में नहीं 2022 2023 के लिए मिला है। एडवांस में इंटरेस्ट मिल रहा है। हाँ, अरे ऐसा ठीक है, assumption, ठीक है। ओके। तो पहले 2021 से 2022 में वाला में ट्रांसफर करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, एडवांस सिखाते रहेंगे हर बार हम उसे, क्यों? क्योंकि वो बैलेंस तो है ही ना, एडवांस में एक बार मिल गया तो डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन फिर तो माइनस हो जाना नहीं चाहिए। हाँ तो माइनस करते जाएंगे, हम हर बार माइनस करेंगे और फिर हम बैलेंस शीट में एडवांस दिखाएंगे, फिर अगले साल माइनस करेंगे, एडवांस दिखाएंगे। 2021 में जितना रिसीव हुआ उसमें से 2023 वाला अमाउंट माइनस कर देंगे। हाँ, 2022 में जितना रिसीव हुआ 2023 के लिए वो 2022 में से माइनस कर देंगे। हाँ, हर एक साल में जितना एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है वो माइनस कर
सिंपल सी बात है, एक्रूअल बेसिस पे करना है, जो करंट ईयर का उसे रखना है। अब देखो 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन तुम्हें सीयूटी में नहीं आने वाला, लेकिन तुम्हें पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता होगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं, ठीक है ना, तो वो समझ में आएगा। अब जैसे कि द यंग एसोसिएशन सबमिट्स टू यू इट्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 31 मार्च 2019। हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया हुआ है, हमें नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हमेशा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जनरली क्या होता है, जो रिसिप्ट्स हैं वो इनकम में आती हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो पेमेंट्स है वो एक्सपेंडिचर में आती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा आंख बंद करके नहीं करते हम कभी भी, हमेशा देख के ध्यान से करते हैं, ठीक है। कुछ क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर दोनों ट्रांजैक्शंस आती हैं, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिवेन्यू ट्रांजैक्शंस आएंगे। तो हमने कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमें दिया हुआ है रिसिप्ट साइड पे ओपनिंग बैलेंसेस, उसे इग्नोर कर दो क्योंकि वो बैलेंस शीट में चाहिए। हमें बोला सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 750 फॉर 2019-20, तो हमने कहा बाय सब्सक्रिप्शन 21,250 और लेस 19-20 के लिए मिल रहा है, तो मतलब एडवांस हो गया, कितना एडवांस हो गया 750। डेबिट में नहीं आएगा। इनकम है ना बेटा, ये इनकम साइड है, अच्छा ठीक है। ये नॉमिनल नेचर का होता है, ये नॉमिनल नेचर का होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रियल नेचर है, ये हमारा नॉमिनल नेचर है, ठीक है। नीचे हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई सब्सक्रिप्शन की, तो हमने सिंपली यहाँ से इसको माइनस करके लिख दिया 20,500। फिर हमें दिया हुआ है हॉल रेंट, हॉल रेंट के लिए हमें नीचे रेंट इज स्टिल पेएबल है, जबकि ये तो रिसीव है, तो हॉल रेंट का कुछ नहीं दिया हुआ, हमने सिंपल हॉल रेंट का 1250 कर दिया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 40,000 की थी, ठीक है, और द 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो 2400 का इंटरेस्ट बना, 40,000 पे 6% 2400 बना। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ 1,000, मतलब एक्रूड हो गया 2400, ठीक है। फिर हमें दिया हुआ डोनेशन, डोनेशन हाफ ऑफ द डोनेशन रिसीव, थर्ड पॉइंट देखो, हाफ ऑफ द डोनेशन रिसीव टू बी ट्रांसफर्ड इन कैपिटल फंड, यानी कि हाफ डोनेशन हमें यहाँ डालनी है 5,000। यहाँ पे एक्रूड वाली जाएगी। एक्रूड की तो बात ही नहीं कर रहे बच्चे डोनेशन में, वो ये कह रहे हैं कि टोटल हमें 10,000 की डोनेशन मिली है, और थर्ड पॉइंट पर उन्होंने कहा हाफ ऑफ द डोनेशन रिसीव्ड इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, अच्छा ठीक है। बस। पूरा फिर टेलीफोन रिसिप्ट्स 50 रुपये। फिर यहाँ पर आ जाओ टू एस्टैब्लिशमेंट 6,000 के हैं, इसमें से हमने प्रीपेड कुछ किए 19-20 के 400, 5,600, टू टेलीफोन चार्जेस, नीचे कोई टेलीफोन चार्जेस की बात नहीं की है, हम एज इट इज लिखते जाएंगे 540, टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 250, टू स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी 600, टू ट्रैवलिंग 150, टू मीटिंग एक्सपेंसेस 500। रेंट की एडजस्टमेंट हमें दी हुई है, लेकिन नीचे लिखा है ना फोर्थ एडजस्टमेंट, रेंट ऑफ ₹300 इज स्टिल पेएबल, तो हमने प्लस आउटस्टैंडिंग हमने डाल दिया 5,700, मतलब कि अलग से हाँ। होते हैं। और देने हैं। लाइब्रेरी हमें दिए हुए है 3,000, और नीचे लिखा है द लाइब्रेरी अकाउंट इन दी बुक्स
ओपनिंग बैलेंस 20,000 दिया हुआ है, तो लाइब्रेरी का मतलब यहाँ पे बुक्स है, तो ये हमारे लिए एसेट्स हैं। तो हम नहीं उतना क्यों, हमने और बुक्स परचेज किए ना, हमने बुक्स परचेज किए, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे क्योंकि बैलेंस शीट में आएगा। आगे डोनेशंस, अब डोनेशंस हमने ये पे किए हैं, तो हमने यहाँ लिख दी ये डोनेशन हमने दी है। हमारा जो जनरल डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, ये सब चीजें होती हैं, वो डोनेशन रिसीव्ड के लिए होती है। डोनेशन पेड इज एन एक्सपेंस, ठीक है। और फिर कैश बैलेंसेस दिए हुए हैं। नीचे एडजस्टमेंट पे आ जाओ। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम एकोमोडेट कर चुके हैं, लाइब्रेरी की ओपनिंग बैलेंस है, डोनेशन कर चुके, रेंट कर चुके। अब यहाँ पे आता है तो सरप्लस, और यहाँ पे आता है तो डेफिसिट, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये हमारे पास एक फिगर आ गई। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च 2019 की। जब बैलेंस शीट बनाने की बात आई तो हमने देखा कि हमारे पास जैसे कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल, वो मेंशन नहीं है कहीं भी। तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट्स में एक और बैलेंस शीट जो कि 31 मार्च 2018 की बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें सारे ओपनिंग बैलेंसेस डलेंगे, जैसे कि हमें कैश का ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है कितना 250, हमें बैंक का ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है कितना 20550, ठीक है। और हमें बुक्स का ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है जो लाइब्रेरी है कितना 20,000, और हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हैं 40,000। ये सब हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो इससे हमारा कैपिटल वो कौन जाएगा जो आज की डोनेशन बची है? वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे, वो तो करंट ईयर की है ना। ये तो हमारे सारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 40 60 80 1000 80, नहीं क्यों, ये भी तो है 80,800, ठीक है। अब हमने यहाँ लिखा कैपिटल फंड। हम ओपनिंग बैलेंस तो ये उसके है ना। हाँ, तो ओपनिंग बैलेंसेस से हमने कैपिटल निकाल दी ना, कैपिटल फंड कितना है। बट ये ओपनिंग बैलेंस 2018 के है। हाँ, मतलब 80 यही तो दे रखा है 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018, मतलब अब चाहे तुम ये डेट लिख लो या ये लिख लो, एक ही तो बात है। क्लोजिंग बैलेंसेस और ओपनिंग बैलेंसेस एक ही तो बात है, कोई भी डेट लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब कैपिटल फंड ये, और इसमें हमारा जो भी सरप्लस आएगा तो ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट आएगा तो माइनस कर देंगे। बाकी आइटम्स फिर देखो यहाँ पे कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 310। ये जो हमने प्रीवियस मतलब उसकी ओपनिंग बैलेंस की बैलेंस शीट बनाई है, उसमें सिर्फ कैश और बैंक का अमाउंट अलग था, और फिर जो एडजस्टमेंट क्या चीजें हैं वही सब अलग। एडजस्टमेंट की इसमें क्यों आएंगे, एडजस्टमेंट तो ड्यूरिंग द ईयर कर रहे हैं हम, अच्छा, एडजस्टमेंट तो ड्यूरिंग द ईयर कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये बुक्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये तो हमें नीचे देखो ना, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट देखो ना, उसमें लिखा है 1 अप्रैल को इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, 1 अप्रैल को इतनी बुक्स हैं, अच्छा, हमें दिया हुआ है पहले से, ठीक है। ठीक है। तो हमें जो दिया है वही लिखेंगे बस हम, पिछले साल का। यहाँ पे हम करंट ईयर का लिख रहे हैं। क्लोजिंग बैलेंस लिखा, जैसे कि बुक्स लिखी। अब बुक्स में हमारे पास पहले से थी 20,000 के, हमने और परचेज की कितनी थी यहाँ पर, लाइब्रेरी 3,000 की, तो 23,000 हो गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमने परचेज नहीं की, एज इट इज हैं, लेकिन एक्रूड इंटरेस्ट भी तो है 1400। एसेट्स में आता है ना एक्रूड इंटरेस्ट तो हमेशा, ये तो तुमने पहले भी अकाउंटेंसी में पढ़ा ही हुआ है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट 300 का यहाँ आएगा। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है, जैसे कि प्रीपेड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस
कितने थे 400 असेट्स हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, यहाँ आ गया, समझे ना। हम कैपिटल फंड वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैसे आएंगी? क्योंकि ये सब ऐड किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अच्छा अच्छा तो ये आ गई ना। अच्छा अच्छा मुंह पर आउटस्टैंडिंग रेंट 300 था ना, 30 लिखा है सर। हाँ 300, ठीक है। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन भी डाल दिए, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस डाल दिए, लाइब्रेरी डाल दी, इधर से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डाल दी, बुक्स डाल दिए, डोनेशन कैपिटलाइज करनी थी 5000 की, वो डाल दी और रेंट डाल दिया। अब तुम्हारी ये सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमने दोनों बार ही डाला ओपनिंग, क्योंकि हमने बेची नहीं है ना, तो हमारे पास है ना अभी भी, तो फिर तो नेट ट्रस्ट ऐसा तो उसमें चलेगा। हमने बेची नहीं है ना, कहीं पे मेंशन है कि बेच दी, अगर लिखा होता कि बेच दी तो हम नहीं डालते। ओके, समझ में आया। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चंस मूव करते हैं, गॉट इट। नोट डाउन करके मुझे ये आंसर आप लोग निकाल के बताओ, सरप्लस और बैलेंस शीट हो गए। घाटिया से करना है तो हमारा सरप्लस आ गया 10860, ठीक है। इस सरप्लस को हम यहाँ लेके गए तो 91,660 और फिर बैलेंस शीट टोटल आ गया 97,710, तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। अब तुम्हें सीयूटी के एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे बड़े क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें मिसिंग फिगर्स करके आ सकते हैं, जैसे कि तुम्हें मान लो इनकम एक्सपेंडिचर बना के दे दिया, उस इनकम एक्सपेंडिचर में तुम्हें दे दिए कि मिसिंग फिगर्स हैं, 3 क्वेश्चन दे दिए मिसिंग फिगर्स के, तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि इनकम एक्सपेंडिचर बनता कैसे आखिर, तभी तो तुम मिसिंग फिगर्स भी कर पाओगे, ठीक है। या फिर ऐसे दे दिया कि इतना सरप्लस है, ये इतना डेफिसिट है, और फिर बैलेंस शीट की मिसिंग फिगर्स दे दी, तो इसलिए तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं या तो वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में आते हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल्स अकाउंटिंग, फंड अकाउंटिंग, इन सब से रिलेटेड आते हैं, मोस्टली वही आते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों का काम क्या है कि सारे वर्कशीट्स, 3 वर्कशीट्स हैं आपके पास, तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया ऑफिशियल।